नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और आज हम सब चर्चा करेंगे ज्योतिष सीखने के क्रम में मेष लग्न वालों के लिए समस्त जीवन का एक पूरा अध्ययन करेंगे आज। और लेकिन उससे पहले आज चर्चा करें थोड़ी सी ज्योतिष के विषय में कि यदि आपकी कुंडली में, सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ज्योतिष एक गंभीर विषय को अति सरल और सत्य रूप में जानने के लिए आपको अपने अनुभव और जो भी सीखा पड़ा है गुरुजनों के आशीर्वाद से वो आपके सामने रख रहा हूँ। कहीं अगर त्रुटि हो तो उसको छोटा समझ करके उसे क्षमा करें, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पीछे के वीडियो को नहीं देखते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यह भी तो काफ़ी आगे चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं तो पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप श्री राधा जरूर लिखें। यदि आपको श्री राधा और कृष्ण आपके इष्ट हैं या आप ईश्वरवादी हैं तो आप श्री राधा जरूर लिखें, या जो भी आपके अपने इष्ट हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ज्योतिष सीखने का जो क्रम है, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में। क्योंकि ये देखिए आपके सामने मेष लग्न की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेष लग्न की कुंडली। और इसी पर चर्चा हम लोग 1-2 वीडियो में करेंगे, 1-2 पार्ट कर करके, तो और ताकि आपको समझने में सुलभता हो। प्रत्येक जीवन किसी भी व्यक्ति को मिला है तो बहुत ही ईश्वर की कृपा है, तभी हमको यह मनुष्य तन मिला है। और इस तन में आपको ये समझना चाहिए, नवग्रहों और ज्योतिष को लेकर के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का 2 प्रकार से असर होता है। नवग्रहों का जो असर होता है वह 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार क्या है? 2 प्रकार का जो असर होता है वह है जन्म के समय, जन्म कुंडली के अंदर नवग्रहों का जिस स्थान पर, जैसे कोई भी नवग्रह कुंडली में तो बैठे होते हैं, हर जगह जगह पे आप देखेंगे कुंडली लग्न पत्रिका में तो जगह जगह ग्रह बैठे हुए हैं। तो एक तो उनका प्रभाव होता है जो जन्म के समय जैसा जैसा अच्छा या बुरा स्वभाव लेकर के जो ग्रह जहाँ बैठे भी होते हैं, उनका फल आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। साथ ही जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और दूसरी तरफ नवग्रह द्वारा हमेशा पंचांग वश गोचर की गति के अनुसार राशि परिवर्तन करते रहने के कारण से हर पल लग्न वालों पर भिन्न भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर जीवन की दूसरी तरफ रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि सूर्य हैं, सूर्य चूँकि एक राशि है तो आप देखते होंगे गोचर करते हैं ना, समय समय पर बदलते रहते हैं। तो सूर्य मान के चलिए कि यदि आपके ये 1 नंबर गिनती लिखा अर्थात मेष, तो मेष में गोचर कर रहा है तब उसका फल होगा। अब सूर्य आपका गोचर बदल करके 2 में आ गए, वृष में आ गए, वृष से मिथुन में, मिथुन से कर्क में, कर्क से सिंह में, सिंह से कन्या में, कन्या से तुला में, तुला से वृश्चिक में, वृश्चिक से धनु में, धनु से मकर में, मकर से कुंभ में और कुंभ से मीन में। इस तरह से गति बदलती रहती, चूँकि गोचर कर रहे हैं तो अलग अलग समय समय पर वो अलग अलग राशियों में बैठते हैं। जब किसी अन्य राशि में, जैसे एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि मेष, वृष, तो जिस राशि में जा रहे हैं कोई भी ग्रह, तो उन ग्रहों का क्रमबद्ध गणना करना ये आपको बहुत ज़रूरी है ज्योतिष का फलादेश करने में। तो आइए चर्चा करेंगे। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भाग्य की पूरी जानकारी करने के लिए सबसे पहले तो अपनी कुंडली में बैठे हुए नवग्रहों का आपको विश्लेषण होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो नवग्रहों की सबसे पहले कुंडली, जैसे मान के चलिए यहाँ सूर्य बैठे हैं, ये सूर्य हो गए। आपकी कुंडली मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हैं, यहाँ बुध, ऐसे होता है ना ग्रहों की कुंडली में, यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ केतु बैठे हैं और अन्य ग्रह कहीं बैठे हैं। यहाँ मान के चलिए कि शनि देव बैठे हैं, यहाँ शुक्र बैठ गए। ये काल्पनिक ढंग से मैं आपको समझाने की बात मैं कह रहा हूँ।
मान लीजिए यहाँ बुध बैठ गए, यहाँ गुरु बैठ गए। हाँ, अब शनि शुक्र राहु केतु मंगल, मान के चलिए यहाँ पे आपके चंद्र बैठ गए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र को यहाँ और शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह से बैठ गए। लेकिन अब ये तो बैठ गए, ये तो आपके जन्म के समय का मामला है। जब आप जन्म लिए होंगे तो मान के चलिए कि किसी जन्म में आप मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली में आपका जन्म हुआ और इस तरह से ग्रह उसमें बैठे हैं। लेकिन जब आपको अब ये ग्रहों, ये तो एक स्थिति, ये आपको समझना होगा कि हर ग्रह अपना अपना स्वभाव लेकर के जो भी जैसे भी ढंग से बैठा है, इसका फलादेश अलग होगा, इसका कॉम्बिनेशन। साथ ही जब कोई ग्रह किसी दूसरी राशि में परिवर्तित होता है और वर्तमान, एक तो आपकी कुंडली का समय, देखिए इसको समझ लीजिए, फलादेश करते समय जन्म का समय, साथ ही आपको जो वर्तमान में जो ग्रह गोचर कर रहा हो, वर्तमान में जो भी ग्रह, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, वर्तमान में ग्रह जिस भी राशि में ग्रह गोचर कर रहा हो, जिस राशि में गोचर कर रहा हो उसकी गणना, उसका फलादेश, ये दोनों चीज़ें करके ही तभी आप प्रेडिक्शन करेंगे राशिफल का। जो आप होरोस्कोप बताते हैं, राशिफल बताते हैं, तब आप करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इसी क्रम में। सबसे पहले, चूँकि जो ग्रह है, सबसे पहला ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। सूर्य को राजा कहा गया। सूर्य आपकी सभी राशियों में, जिस भी राशि में गोचर करता है, उसके विषय में मैं आज आपको चर्चा कर रहा हूँ। और इसी तरह से इसको समझेंगे तो आप इसे फलादेश कर पाएंगे। तो आइए चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रकार से दोनों प्रकार के फलादेश आपको मालूम करने के बाद ही तब आप जीवन के आपके अपने नक्शे में आप भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपके सामने खुद ही दिखाई पड़ने लगेगा। जब कुंडली में आप ये दोनों चीज़ें ये समझ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। साथ ही जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए 9 ग्रहों में जो कोई भी ग्रह यदि 27 डिग्री से ऊपर है, अधिक है, मान लीजिए 28 है या 30 है, 27 से ऊपर है, तो जान लीजिए कि वह ग्रह कमज़ोर है। साथ ही यदि 3 अंश से कम हो, 3 से कम हो तो 27 से अधिक और 3 डिग्री से कम हो तो उस ग्रह को उसको कमज़ोर समझा जाता है। उसके कमज़ोर होने के कारण से वो अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं कर पाता। जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह के साथ यदि कोई भी ग्रह बैठा हो या जहाँ जहाँ जिन ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैं उन स्थानों पर यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर मालूम पड़ता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने भी बताया कि यहाँ पे सूर्य बैठा है। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो इसका भी फलादेश, साथ ही इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ी, सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके तभी आपको फलादेश करना है। तो इसी क्रम में, हालांकि मैंने पीछे की वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं, मैंने रिपीट किया है, रिवीजन किया है ताकि आपको एक बार से फिर से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो आइए चर्चा करेंगे। क्योंकि जो ग्रह हैं सूर्यदेव जो हैं ग्रहों के राजा हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सूर्यदेव जो हैं ग्रहों के राजा हैं, ये राजा हैं और राजा की स्थिति क्या है तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी इस मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो यदि सूर्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूर्य, क्योंकि सूर्य का जो रंग है वह लाल है तो मैं लाल से ही प्रयोग करता हूँ। सूर्यदेव, सूर्य यदि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो गोचर का अर्थात जन्म से नहीं है, वर्तमान समय में सूर्य यदि आपकी मेष राशि, कोई सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों उसका तो एक अलग पहलू है, लेकिन सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं इस पहलू को भी लेकर के आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, साथ ही कुंडली में सूर्य गोचर कहाँ कर रहे हैं वर्तमान में,
जन्म समय और वर्तमान समय दोनों चीज़ों को देख करके तब फलादेश करेंगे। तो सूर्य भी इस समय गोचर कर रहे हैं, तो अगर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यदि सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और वो भी लग्न में हैं, तो प्रथम बात यह कि केंद्र देह के स्थान में उच्च होकर के बैठे हैं। सूर्य पहली राशि मेष में उच्च के होते हैं, मित्र मंगल की राशि पर बैठे हैं तो देह का कद प्रभावशाली होगा और बुद्धि में उत्तेजना शक्ति रहेगी। विद्या के स्थान पर महानता प्राप्त होगी, वाणी में प्रभाव होगा तथा हृदय में आप बड़ा भारी स्वाभिमान होगा। यहाँ पे सूर्य आपको कभी कभी अहंकारी बनाता है। संतान पक्ष में उत्तम शक्ति रहेगी यदि मेष राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो। किंतु सूर्य 7वीं और नीच दृष्टि से स्त्री, क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे 7वें घर पे दृष्टि पड़ रही है। 7वीं राशि सूर्य की नीच राशि है और नीच राशि में दृष्टि पड़ने पर स्त्री और रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री के स्थान में क्लेश, कष्ट और सुंदरता में कमी प्राप्त होगी। और रोजगार के मार्ग में भी कुछ परेशानियां करता है सूर्य, क्योंकि नीच दृष्टि में नीच राशि में दृष्टि जा रही और कुछ कमी भी प्रतीत होगी। गृहस्थी के सुख संबंधों में, उसके संचालन में भी कुछ दिक्कतें रहेंगी। बात कर लें इसी क्रम में, यदि सूर्य वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य यदि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह जो घर है यह तो धन भाव का घर है सबसे पहली चीज़, और दूसरा घर जो है कुटुंब भी स्थान भी है, और यह शुक्र की राशि में बैठा, चूँकि ये दूसरी राशि जो है शुक्र की राशि है और शत्रु राशि में बैठा, तो धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में बाधा भी रहेगी यहाँ। साथ ही यदि आपको विद्या के ग्रहण करने में भी कुछ दिक्कतें आएंगी और बुद्धि योग द्वारा आप धन की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेंगे, परंतु धन की संचित शक्ति के अंदर कुछ त्रुटि रहेगी। 7वीं मित्र दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान पिता को देख रहा है, तो आयु और पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि, यहाँ से 7वीं राशि वृश्चिक राशि को देख रहा है, क्योंकि यह क्या है, ये है घर आपका आयु का घर है, तो यहाँ पर यदि सूर्य देख रहा है तो आयु में वृद्धि करेगा। पुरातत्व शक्ति का लाभ बुद्धि योग द्वारा प्राप्त होगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव होगा। कुटुंब का कुछ प्रभाव भी रहेगा। तो चीज़ें लगभग समझ में आ गई। बात कर लें यदि सूर्य मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यदि सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो मिथुन राशि में गोचर करने का अर्थ है, यह तो सबसे पहली चीज़ तो यह भाई और पराक्रम स्थान है, और तीसरी जो है मित्र बुध की राशि है, तो बुध की राशि में बैठे हैं, इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी। ऐसे जातक जो होते हैं अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर बहुत कुछ आगे करते हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही तीसरा स्थान पर कोई गर्म ग्रह बहुत शक्तिशाली फलदाता होता है, या चूँकि यह पराक्रम का है, तो सूर्य पराक्रम का तो है ही, साथ ही मंगल भी पराक्रम के, मंगल के घर में बैठे हैं। मंगल के घर में बुध की राशि, चूँकि मंगल का घर होता है लेकिन यहाँ पे बुध का घर है पराक्रम, तो यहाँ पे बड़ी ही सूझबूझ से जातक अपने जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होता है। और यदि बात करें इसी में तो जातक दिमाग से तथा वाणी से तेज रहेगा। 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ रही है, कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 पिता के स्थान को देख रहा है और भाग्य की दृष्टि को देख रहा है, भाग्य घर को देख रहा है, और अगर भाग्य के घर को देख रहा है और दूसरी बृहस्पति का घर है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि योग के द्वारा, शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि कराता है। धार्मिक आचरण का जातक होता है और ईश्वर और धर्म में निष्ठावान रहता है। यदि बात कर लें चौथे घर में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो
चौथा घर केंद्र है। माता और भूमि के स्थान पर मित्र चंद्रमा, चूंकि चौथी राशि 4 नंबर गिनती है, कर्क का स्वामी चंद्रमा और मित्र राशि में बैठे हैं, इसलिए सुखपूर्वक विद्या प्राप्त करेगा। संतान पक्ष की तरफ से सुख होगा। बुद्धि आपकी तेज रहते हुए भी शांति धारण करेंगे और बुद्धि की योग्यता से भूमि और मकान आदि की शक्ति का प्रभाव प्राप्त करता है जातक। माता की सुख शक्ति रहेगी। 7वीं दृष्टि यहाँ से कर्म भाव को देख रहा है। कर्म भाव को देखने का अर्थ है पिता और राज्य स्थान को देख रहा है, और पिता और राज्य स्थान को देखने का अर्थ है, और शनि की राशि है, शनि मकर की राशि है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ वैमनस्यता बनाता है। राज्य के मार्ग में कुछ नीरसता रहेगी और कुछ मान हानि भी होती है, लेकिन फिर से उठ करके फिर अपने जीवन को बहुत ही अच्छे अनुभवों के द्वारा वह आगे लेकर के जाता है और फिर मान सम्मान को प्राप्त करता है। मतलब शुरुआत में शनि शत्रु राशि शनि के घर को देख रहा, तो थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें को बिगाड़ते हुए धीरे धीरे परिश्रम करा करके, आसानी से नहीं देता, परिश्रम करा करके तब आपको प्राप्त कराएगा। यदि सूर्य मेष लग्न में 5वें घर में गोचर कर रहा हो तो 5वां घर, अर्थात 5वां घर या खुद का घर है, त्रिकोण का घर है। 5वीं राशि जो है सिंह राशि मतलब ये खुद का घर है, विद्या और संतान का घर है। स्वयं की अपनी राशि में बैठ कर के विद्या की महान शक्ति को प्राप्त करता है। विद्या बहुत प्राप्त करता है, बहुत ही अव्वल दर्जे की शिक्षा होती है जातक की, और विद्या की महान शक्ति को तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही साथ वाणी और बुद्धि भी इसकी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का जातक होता है, बड़ा भारी प्रभाव रखता है। संतान पक्ष के अंदर शक्तिशाली पुत्र इस जातक को प्राप्त होता है, साथ ही अपनी बुद्धि की योग्यता के सम्मुख दूसरों की बुद्धि को छोटा समझेगा। कहीं ना कहीं यहाँ जातक को अहंकारी बनाता है। लेकिन 7वीं दृष्टि यहाँ से देख रहा है लाभेश को देखने का अर्थ है, लाभेश चूंकि यह भी शनि की राशि है, तो शनि की राशि को यदि देख रहा है और शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो शनि की देखने से आमदनी के मार्ग में विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करने के पश्चात ही आपको चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, कहीं ना कहीं जातक को परिश्रम कराता है और धन के लाभ के प्रयासों में थोड़ा सा असंतोष मिलता है कि जितना वह मेहनत करता है उसे उतना नहीं प्राप्त हो पाता, किंतु लाभ के मार्ग में कुछ कटु भाषण से कार्य संपादन करेगा। यहाँ पर चूंकि दृष्टि ऐसी पड़े तो कभी कभी इनकी वाणी बड़ी कठोर, जैसे एक राजा का प्रभाव होता है, राजा की जैसे वाणी होती है, एक ऑर्डर देने वाला, आज्ञा देने वाला जातक होता है। अब बात कर लें यहीं पे सूर्य यदि कन्या राशि में 6वें घर में बैठ गया, 6वें घर में गोचर कर रहा है, कन्या राशि में गोचर कर रहा है, तो 6ठा घर चूंकि बुध का घर है और 6ठा घर साथ ही शत्रु का, रोग का, ऋण का, झगड़े और लड़ाई का है ये। और चूंकि हालांकि ये मित्र राशि में बैठा तो विद्या ग्रहण करने में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, चूँकि घर 6, 8, 12 का जो सूत्र होता है ये खराब घर है, तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा विद्या जातक को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या है कि बुद्धि के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा। यहाँ पे अपने मस्तिष्क, चूँकि बुद्ध के घर में बैठा तो बुद्धि का ही विशेष यहाँ पे प्रधानता रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जातक को झगड़ालू भी बनाता है, क्रोधी बनाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में भारी सफलता प्राप्त करता है। शत्रुओं पर बड़ा इनका कमांड होता है ऐसे जातकों का। और 7वीं दृष्टि की बात करें तो व्यय भाव पे पड़ रही है, खर्चा भी खूब करेगा। हाँ, और चूंकि गुरु की मीन राशि को देख रहा है इसलिए खर्चा तो करेगा, साथ साथ ही बुद्धि योग द्वारा कई स्थानों से पैसा भी यह ग्रहण करेगा, कई कमाई के स्रोत होंगे और खासकर ये विदेश जाकर के ये लाभ प्राप्त करते हैं। अपने जहाँ पर इनका जन्म है, जन्म स्थान से दूर कहीं, और हो सकता है देश के बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के ये अपना परचम लहराते हैं ऐसे जातक। और कभी कभी ऐसे जातकों के अंदर एक
जो भाव आता है कि एक खोजी प्रवृत्ति का होता है जातक, और तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसी विद्याओं, गुप्त विद्याओं की सीखने में, समझने में रुचि रहती है। और यदि बात कर लें, यदि सूर्य 7वीं राशि में गोचर कर, 7वीं राशि अर्थात शुक्र की राशि में यदि गोचर करते हैं सूर्य, तो चूंकि या तो केंद्र का तो है ही स्त्री और रोजगार के स्थान पे, लेकिन नीच होकर के शत्रु शुक्र राशि में बैठा है, इसलिए विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी, व्यापार में कमजोरी रहेगी, स्त्री सुख में थोड़ा सा परेशानी होगी, विवाद हो सकता है। आप यदि कोई रोजगार करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। साथ ही दिमागी परिश्रम कार्य संपादन करेगा। आप अपनी बुद्धि से ही आप धनार्जन करेंगे। और 7वीं राशि उच्च को दृष्टि अगर पड़ रही है तो 7वीं राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो अपने स्वविवेक से या स्वयं से देह स्थान को भी देख रहा है, तो स्वयं से वह थोड़ा सा लाभ प्राप्त करेगा। अपनी आत्मिक और अपने बुद्धि कौशल से ही लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ यह सूर्य चूंकि अपनी ही राशि को देख रहा है, उच्च की राशि को देख रहा है, तो जातक की जो कद है, लंबाई जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। ऐसे जातक काफ़ी लंबे कद के होते हैं और हृदय में थोड़ा सा, मन में ये अपनी बातों को बहुत गुप्त रखने वाले लोग होते हैं। ये बातों को बहुत किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर ही बातों को रखते हैं। साथ ही बुद्धि की युक्ति से मान और प्रभाव भी प्राप्त करेंगे। सारा काम अपनी बुद्धि से ये यहाँ पर करते हैं। अब बात कर लें, यदि सूर्य 8वीं राशि में गोचर कर रहा है, 8वीं राशि में बैठे हैं यहाँ पे सूर्य वृश्चिक में बैठ गए। वृश्चिक मतलब मंगल की राशि में बैठ गए, और मंगल की राशि में बैठने का अर्थ है जातक को, और ये जो घर है ये आयु का घर है, पुरातत्व का घर है। यहाँ से आप प्राचीन पुरातत्व विभाग को भी देखते हैं। तो ऐसे जातक जो कि मंगल सूर्य की मित्र राशि है और मित्र के घर में बैठा, तो विद्या ग्रहण करने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि घर ही खराब है। और साथ ही कई कमजोरियां रहेंगी। संतान पक्ष में थोड़ा सा कष्ट का अनुभव होगा, दिमाग में परेशानियां, हमेशा टेंशन बनी रहेगी। ऐसे जातकों को माइग्रेशन की समस्या हो सकती है। जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा और आयु में थोड़ा सा शक्ति रहेगी। लंबा जीवन जीता है ऐसे जातक। पुरातत्व संबंध में बुद्धि योग द्वारा प्रभाव और चमत्कार रहेगा। आप अपनी पुरातत्व विभाग में रुचि रहेगी। ऐसे जातक थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। साइंटिस्ट ऐसे जातक जरूर बनते हैं जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जातक होते हैं, खोज करने वाले। किसी भी विषय की जड़ तक पहुँचने का जो उसकी मतलब कि एक एक चीज़ों को निचोड़ करके समझने और सीखने का प्रभाव ऐसा जातक रखता है अपनी कुंडली में। साथ ही यदि दृष्टि की बात करें तो इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे घर को देख रही है, लाभ धन स्थान को देख रही है। तो धन स्थान को देखने का कारण क्या है? शत्रु दृष्टि से देख रहा है, चूंकि शुक्र इसका शत्रु है। तो और यहाँ पे धन और कुटुंब स्थान को देखने का कारण है शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए धन के कोष में वृद्धि करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। धन आपको बचाने में परिश्रम ज़्यादा रहेगा, इसलिए धन के कोष में थोड़ी सी कमी रहेगी। फिर भी धन और कुटुंब की तरफ से कुछ आपको समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन आप अपनी शक्ति और बुद्धि के प्रदर्शन से सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात कर लें, यदि सूर्य 9वीं राशि अर्थात गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सूर्य, तो अब चूंकि नवम जो है ये त्रिकोण है, भाग्य और धर्म का स्थान है, पिता का घर है, और गुरु जो है मित्र राशि। देखिए जो कुंडली देखने का तीनों चीज़ें चारों चीज़ें देखिए कि किस घर में बैठा है, उस घर का अभिप्राय क्या है, मित्र है कि शत्रु है, दृष्टि क्या है, ये सारी चीज़ें देख करके ही फलादेश करना है। अब यहाँ पे ये बृहस्पति के घर में बैठे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो जातक चूँकि गुरु तो गुरु ही हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, तो जातक बहुत ही प्रभावशाली और विद्या कौशल में निपुण होगा। ऐसा जातक धर्म में बहुत ही रुचि रखते हैं। ऐसे जातक अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी होते हैं। साथ ही बुद्धि के उच्चतम शिखर पर प्राप्त होते हैं। ये उच्चतम शिखर
बुद्धि का इतना बड़ा कौशल होता है कि ये जातक बचपन से ही ऐसे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, विलक्षण बुद्धि के होते हैं। बुद्धि योग के द्वारा ये अपना महान कार्य भी करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। संतान पक्ष में उत्तम सहयोग भी रहेगा और वाणी का बड़ा प्रभाव रहेगा। यह ऐसे जातक कथावाचक, प्रवचन करने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर संभाषण करने वाले अच्छे सलाहकार बनते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने जो उनके अंदर के स्पेशल गुण, अपनी विनम्रता के कारण ही लोगों में इनकी पहचान होगी। ईश्वर और न्याय पे भरोसा करने वाले ऐसे जातक होते हैं। 7वीं जो दृष्टि है यहाँ से देख किसको रहे हैं? अपने मित्र के घर को, बुध के घर को देख रहे हैं, पराक्रम के घर को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक, भाई बहनों का घर देखा है तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों से भी लाभ होता है। साथ ही ये अपने जीवन में बड़ी ही शक्ति और सौहार्द रखते हैं। अपनी क्षमता से सब कुछ प्राप्त करने की कुवत रखते हैं ऐसे जातक। ये अपने परिश्रम से, अपने दृढ़ संकल्प से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बात कर लें यदि सूर्य बैठ गए यहाँ केंद्र में शनि के घर में। अब शनि चूंकि शत्रु राशि है इनकी, और ये जो स्थान है ये कर्म का घर है, और थोड़ा सा यहाँ से पिता के भाव को भी देखा जाता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं पिता से थोड़ी सी वैमनस्यता जरूर रहती है। विद्या के पक्ष में अड़चने आएंगी, पढ़ाई लिखाई में अड़चने आएंगी। अगर यदि कोई काम करना शुरू करेंगे तो उसमें भी समस्याएं आएंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे जातक को क्रोध ही बनाता है अपने जीवन में, और अहंकार भाव रखता है जातक। संतान पक्ष के संबंध में अरुचिकर सहयोग प्राप्त होगा तथा 7वीं दृष्टि यहाँ से देख रहा है अपने मित्र को, मित्र के घर को। तो यहाँ पे मित्र के घर को तो देख तो रहा है, तो ये माता, भूमि, वाहन का भी घर स्थान है। तो यहाँ पे और चंद्रमा इसकी मित्र जाते तो यहाँ माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख जातक को मिलता है। राज और समाज में कारोबार करने में अपनी बुद्धि से जातक बहुत ही आगे जाता है, कुशलता से आगे जाता है। तो दोनों पक्ष, यहाँ नुकसान जहाँ करता है तो दूसरी जगह उसे लाभ भी प्राप्त कराता है। अब बात कर लें यदि सूर्य यहाँ 11वें घर में बैठे हैं, 11वें घर में बैठ गए सूर्य। अब 11वां घर क्या है? 11वां घर है लाभ का स्थान, लाभ, लेकिन शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो 11वें घर में शत्रु के घर में बैठे हैं, और शत्रु जो है क्रूर ग्रह है, वो भी शत्रु शनि का घर है। इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ेगा, अथाह परिश्रम करना पड़ता है जातकों को। लेकिन जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, अपने अनुभव उनके बढ़ते हैं, तो जातक अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे धन अर्जन करना शुरू कर देता है। अब ऐसे जातक की जो दृष्टि पड़ रही है इस कुंडली में, तो 5वें घर को देख रहा है। 5वें घर को देख करने का मतलब अपने घर को, अपने ही घर को देख रहा है। तो ऐसे जातक अपनी विद्या से, अपने गुणवत्ता, अपने हुनर से अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं। अपनी कभी कभी ऐसे जातक कटवाणी वाले हो जाते हैं, लेकिन अपनी वाणी से ही ऐसे जातक कभी कभी वकील बनते हैं या जज बनते हैं। खासकर न्याय विभाग में ऐसे जातक जाते हैं, जहाँ से वो एक टुक या कोई बड़ा अधिकारी जातक बनता है। तो जहाँ पे वो आदेश देना या फिर उनके हाथ में सब कुछ होता है, किसी को अच्छा बुरा भी कह देंगे तो भी वहाँ पे इनकी बात को कोई काट नहीं सकता। अपनी वाणी के ही बल पर ये सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को थोड़ा सा संतान में समस्या जरूर आती है। संतानों की संख्या यहाँ पे सूर्य कम करते हैं, चूँकि दृष्टि ही पड़ रही है। तो ज़्यादातर, हालांकि पुत्र की संख्या यहाँ पे कम होती है जातकों की। अब बात कर लें 12वें घर में, 12वीं राशि में, 12वीं राशि में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो चूँकि यह व्यय का स्थान है और व्यय भाव में एक बाहरी खर्च, हालांकि गुरु का घर है, अपने मित्र का घर है। 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं, तो खर्च की विशेष संचालन शक्ति
कि पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सूर्य को मिलती हैं। जातक पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। ये जातक, ऐसे जातक अपने जीवन में कैशियर, जैसे बैंक में कैशियर या मैनेजर के पद पर कार्यरत होते हैं और बहुत ही अच्छा जीवन में करते हैं अपना कार्य। अपनी दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा व्यय जरूर है। व्यय स्थान का जो दोष है, इसके कारण विद्या पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रहता है, लेकिन सूर्य की डिग्री वाइज भी स्थितियों को देखना पड़ेगा कि डिग्री वाइज सूर्य कितने मजबूत और कितने कमज़ोर हैं। हालांकि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है इनकी अपने मित्र राशि में, लेकिन घर जो है वो खराब घर है। तो यहाँ पे जातक कभी कभी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कार्य करते हैं ऐसे जातक, लेकिन ये थोड़ा सा इनके अंदर एक जो राजसी ठाठ वाला, वैभव वाली बातें, इनके आत्मसम्मान को ठेस लगना, ये सब इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसे जातक झुक कर करके कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। तो और दूसरी की चीज़ की ऐसे जातकों में ये जातक बिल्कुल निडर भाव के होते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, झुकने की तो बात ही दूर छोड़िए। तो ये रहा आज कुंडली में आपके सूर्य की सभी राशियों में गोचर करने पर इनका फलादेश। मैंने कहा कि दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जन्म के समय में जो ग्रह बैठे जहाँ हों, जन्म के समय में जो भी ग्रह जहाँ हों, और दूसरी चीज़ वर्तमान समय में जब आप कुंडली का जिस समय में जातक, कभी कभी प्रश्न यही आता है ना कि मेरा अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस समय में कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, किस राशि में गोचर कर रहा है, ये ज़रूरी है देखना। अगर ये आप देख लीजिए, जैसे सूर्य की बात है तो सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको वो फलादेश के मुताबिक ही फलादेश करके आप जातक को निराकरण दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि आप धार्मिक और ईश्वरवादी हैं तो आप अपने इष्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे अगले रोचक विषय को लेकर के एक बार फिर से अपने नए वीडियो में। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, यदि आप किसी भी तरह का कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली परामर्श चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी संतुष्टि ही हमारी सफलता है। तो आइए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।